मुंबई शहर की एक गरीब बस्ती में लीला देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। लीला का पति उमेश कई सालों से बिस्तर पर था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। लीला की दो बेटियां नंदिनी और कावेरी दोनों बहनें बहुत मेहनती थीं। वो घरों में काम करके पैसे कमाती थी। एक दिन नंदिनी और कावेरी को पता चला कि शहर के एक सबसे अमीर कारोबारी व्यापारी रणवीर चौधरी के घर दो काम करने वाली लड़कियों की जरूरत है और उन्हें इस काम के अच्छे पैसे भी मिलेंगे। माँ, रणवीर चौधरी जी बहुत पैसे वाले हैं। 4 मंजिला मकान है उनका। अगर हमारी नौकरी वहां लग गई तो सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम दोनों वहां नौकरी नहीं करोगी। जहां कर रही हो वही सही है। क्यों माँ, हमें तो वहां काम मिल जाएगा और हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पैसों की इतनी परेशानी चल रही है। जहां हम काम करते हैं वहां अच्छी पगार नहीं मिलती और यहाँ तो हमें अच्छी पगार मिलेगी। हम दोनों एक साथ काम करेंगे एक ही घर में। फिर क्यों मना कर रही हो माँ? लीला की आंखों में दर्द और गुस्सा उतर आया। उसने कहा, क्योंकि वो घर हमारे दुश्मन का है। वही रणबीर चौधरी जिसने तुम्हारे पिता को बर्बाद किया था और हमारी खुशियां हमसे छीन ली थी। आज इतने सालों से तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार रणवीर चौधरी है। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। रणवीर चौधरी जिस 4 मंजिला मकान में रहता है वो मकान कभी तुम्हारे पिताजी का था। मैं उस मकान में बहू बनकर आई थी। रणवीर चौधरी ने तुम्हारे पिता के 4 मंजिला मकान पर धोखे से कब्जा कर लिया और उन्हें कर्ज में डुबा दिया। उसी रणवीर चौधरी के धोखे ने तुम्हारे पिता को बर्बाद कर दिया, उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। माँ की बातें सुनकर नंदिनी और कावेरी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये सब हुआ कैसे? रणवीर चौधरी ने पिताजी के साथ धोखा कैसे किया? माँ, कब से अपने दिल में तुम ये दर्द छुपाए बैठी और हमें खबर तक नहीं? हाँ माँ, हमें वो कड़वा सच बताओ ताकि हम भी उस रणवीर चौधरी की काली सच्चाई को जान सके। लीला ने एक दुख की आह भरी और बात बतानी शुरू की। कई साल पहले तुम्हारे पिताजी शहर के नामी बिल्डर थे। हमारा 4 मंजिला मकान था, हमारा मंदिर सा घर जहां हमारी खुशियां बसती थी। नंदिनी, तुम और कावेरी 2 या 3 साल की थी। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, पर एक दिन मानो हमारे सपनों की दुनिया को रणवीर चौधरी जैसे काले साई की नजर लग गई। तुम्हारे पिताजी का पुराना मित्र रणवीर हमारे घर आया। वो फटे कपड़े पहने सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। उमेश, मेरे दोस्त, मुझे अपने पास नौकरी पर रख ले। मैं बहुत दुखी हूँ। तेरी भाभी गांव में बहुत बीमार है। मेरे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूँ दोस्त। कोई भी नौकरी कर लूंगा। तू कहे तो बर्तन, सफाई, कपड़े, यहाँ तक कि तेरे जूते भी पॉलिश कर दूंगा। बस मुझे तू अपने पास काम पर रख ले। मुझे कोई काम नहीं दे रहा। रणवीर, ये क्या कह रहा है तू मेरे दोस्त? तू मेरा दोस्त है। दोस्त की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है मित्र। आज से तू मेरी फैक्ट्री में काम करने लग जा। मुझे वैसे भी एक मैनेजर की जरूरत थी और तू लिखाई पढ़ाई का काम अच्छे से कर लेता है। चल, अब तेरी भाभी के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता कर ले। रणवीर की हालत को देखकर तुम्हारे पिताजी का दिल पिघल गया। रणवीर को उन्होंने नौकरी पर रख लिया, पर मुझे पता नहीं, रणवीर का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हारे पिताजी को कहा कि ऐसे किसी पर एकदम भरोसा करके फैक्ट्री का सारा काम उसे ना दे, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सुनो जी, ऐसे किसी पर एकदम भरोसा करना ठीक नहीं। तुम नहीं जानते हो कितने साल रणवीर कहाँ रहा, क्या किया। तुमने मैनेजर बनाकर मुझे लगता है जल्दबाजी ना की हो। अरे नहीं नहीं लीला, रणवीर मेरे बचपन का मित्र है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत विश्वासी है। पता है कितने दिनों से हमारा फैक्ट्री का माल ट्रांसपोर्ट पर रुका हुआ था। रणवीर ने कुछ ही घंटों में छुड़ा लिया। और भी बहुत कुछ काम है जो अटके हुए थे। रणवीर ने सारे काम करवा दिए। मुझे पता है वो गलत आदमी नहीं है। धीरे धीरे रणवीर ने अपने काम से उमेश का विश्वास जीत लिया। जब रणवीर मेहनत से काम कर रहा था तो मुझे भी उस पर विश्वास होने लगा और मैंने भी अब उन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और तुम दोनों की देखभाल में लग गई। एक रात रणवीर ने तुम्हारे पिताजी को जबरदस्ती अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहा। उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है तो ये मना नहीं करेंगे। इन्होंने भी दोस्ती निभाते हुए पीने के लिए हाँ कह दी। इन्हें पता नहीं था कि ये रणवीर की चाल है। उसने उनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी
नशे की हालत में रणबीर ने मौके का फायदा उठाकर इनसे कुछ कागजों पर साइन ले लिए। वो कंपनी के कागज नहीं थे, बल्कि हमारी 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री के कागज थे, जो रणबीर पहले ही इनकी अलमारी से चुरा चुका था। हमारी जिंदगी उस रात बदल गई। हमारा मकान, हमारा व्यापार, सब कुछ रणबीर ने अपने नाम कर लिया। हमें अगले दिन घर से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी को सदमा लगा। इन्हें हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद ये कभी बिस्तर से नहीं उठे। सब कुछ रणवीर चौधरी ने खत्म कर दिया। लीला फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी और कावेरी को ऐसा लगा मानो उनके पिता उमेश की भी आंखों में आंसू हैं, पर वो हिलडुल नहीं पा रहे। माँ, चिंता मत करो, हम उस रणवीर चौधरी से अपना 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री दोनों वापस लेकर रहेंगे। अब हम दोनों तभी लौटेंगे जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमारा इंतजार करना माँ, हम दोनों जा रही हैं रणबीर चौधरी से अपने पिताजी का सब कुछ वापस लेने के लिए। नंदिनी और कावेरी दोनों बहनें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं और रणवीर चौधरी से बदला लेने के लिए निकल पड़ती हैं। रणवीर चौधरी की पत्नी उन्हें काम पर रख लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने हमें काम पर रख लिया। हम दोनों गरीब बहनें बहुत परेशान थी। आंटी जी, नंदिनी साफ सफाई का काम देख लेगी और मैं रोटी बनाने का। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे 4 मंजिला मकान की सफाई करते समय कोई भी कमी ना रहे। हर मंजिल अच्छे से साफ करनी है। और तुम, खाना बढ़िया होना चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना खाने का शौक है। जी आंटी जी। नंदिनी सारे घर की सफाई करती है। वो अपने घर की हर मंजिल को ध्यान से देख रही थी। उसे पता था कि उसके माता पिता की यादें उस मकान की हर मंजिल में छुपी हुई हैं। इधर कावेरी रसोई में खाना बना रही थी और रसोई को भी देखकर यही सोच रही थी कि उसकी माँ भी कभी इस रसोई में खाना बनाती होगी। तभी रणवीर चौधरी आ जाता है। सुधा, तुमने दोनों नौकरानियों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया ना? कभी ऐसे ही रख लिया हो? हाँ हाँ, कर ली है। दोनों बेचारी बहुत करीब हैं, जैसे एक समय में हम हुआ करते थे। सुधा, कम बोला करो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुधा स्वभाव की थोड़ी बुद्धू थी। ये बात नंदिनी और कावेरी को समझ में आ गई थी। उन्होंने सुधा के करीब जाना ही ठीक समझा। रणवीर चौधरी के दोनों बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे। सुधा घर पर अकेली होती थी और रणवीर फैक्ट्री में। नंदिनी और कावेरी के पास अच्छा मौका था रणवीर की सच्चाई सबके सामने लाने का। और एक दिन उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके सुधा से सारी सच्चाई उगलवा ली। और जो मोबाइल फोन सुधा ने उन्हें काम के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया था, उसी में उन्होंने सुधा की चुपचाप वीडियो बना ली। हाँ तो और क्या, पता है बहुत पैसे वाला था वो उमेश। मेरे पति को कुछ नहीं समझता था। मेरे पति भी कुछ कम नहीं थे। वो उमेश अपनी अमीरी पर इतना घमंड करता था। उसका घमंड तोड़ दिया धोखे से ड्रिंक पिलाकर मेरे पति ने। उसके इस 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री के कागजों पर साइन ले लिए और उसे उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ धक्के मारकर इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैंने तुम दोनों को जो बात बताई है ना, किसी को बताना मत। ये तो तुम दोनों मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें बता रही हो, ठीक है? हाँ हाँ आंटी जी, वैसे आप भी बहुत समझदार हो। आप भी किसी को मत बताना, नहीं तो रणवीर अंकल आप पर गुस्सा करेंगे। रणवीर चौधरी की सच्चाई नंदिनी और कावेरी ने मोबाइल में कैद कर ली और पुलिस को दिखा दी। पुलिस के सामने सारी सच्चाई थी। उन्होंने रणवीर चौधरी को उमेश के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। पुलिस रणवीर चौधरी और उसकी पत्नी को उस घर से बाहर निकाल रही थी और नंदिनी और कावेरी अपने माता पिता को फिर से उस घर में वापस ले जा रही थी। सुधा, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हारी एक गलती की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया। आगे न हम सड़कों पर। अब बुलाओ बच्चों को विदेश से वापस। कहो यहाँ पर तुम्हारा बाप कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, आ जाए वापस। रणवीर चौधरी सड़कों पर भीख नहीं, जेल में भीख मांगना, वो भी अपनी रिहाई की, जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें सजा होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे तो छोड़ दो। इन्हें ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर रह लूंगी। मुझे इनके साथ जेल नहीं जाना। माँ बापू, हमारा 4 मंजिला मकान हमें वापस मिल गया। चलिए हम एक बार फिर से अपनी नई दुनिया बनाते हैं। मेरी बच्चियों। नंदिनी, कावेरी, भगवान तुम्हारे जैसी बेटियां
सभी माता पिता को दे। जीती रहो, तुमने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। नंदिनी और कावेरी दोनों बहनों की हिम्मत और सूझबूझ से आज उनके 4 मंजिला मकान और काम दोनों वापस मिल गए और रणवीर चौधरी जैसे गुनहगार को सजा हो गई। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुई। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना। ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? अब त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लास्टर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई। शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की 4 दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह की मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा मैं चलती हूँ। अनुष्का तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा मैं आपको ना, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है
कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहां अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की। अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए। इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी